जय श्री राम, राधे राधे। सब भैया लोगों का माता रानी कल्याण करें। मैं आपका वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की मैथ की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, तो ध्यान दीजिएगा। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये इस टाइप के दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम दूसरे टाइप को सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में भी पूछा गया है, अभी जो एग्जाम हुआ था, और रेलवे एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, डिट्टो सेम डिजिट के साथ, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो इसका दूसरा टाइप है वो भी कई बार एसएससी में पूछा गया है ना, तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला लिखा हुआ है, ठीक है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आप देखिए तो ये स्पेशल टाइप है ना, ये भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है। तो पहले आप चेक करिए, हमने आपसे बोला है कि मैथ्स में आप 70% क्वेश्चन को जो है बिना पेन के कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो देखिए, तो ऐसे जिनको सॉल्व नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में। क्योंकि एग्जाम में समय ही बचाना तो होता है, क्योंकि कम समय में जो बंदा पेपर कर ले जाएगा, है ना, उसी का सबसे अच्छा होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट से ही पेपर निकलता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन है। तो आप पहले चेक करिए भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है कि नहीं। आप पूछिएगा कि ये भगवान की कृपा क्या होती है। ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है, क्या कैसा क्वेश्चन, √1 + x अपान 225 इक्वल टू 16/15, देन द x का वैल्यू पूछा है, यानी ऐसा लिखा है, x का मान पूछा है। तो पहले आप कुछ बातें ध्यान दीजिए, वो लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। यदि वो बातें लिखी हैं तो समझो ये भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या, पहले देखिए 225 का स्क्वायर रूट यहां पे लिखा है, तो आप बोलोगे हाँ लिखा है, ठीक। तो पहली बात यही चेक करना है आपको। दूसरा, 1 यहां पे लिखा है ना, तो लिखा है। अगर ये इतनी बातें लिखी हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ है 225 का स्क्वायर रूट यहां पे अगर लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x का मान पूछा है, इसका मान पूछा है, तो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए, और डिफरेंस जितना हो उससे गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा, है ना। तो आप 16 और प्लस 15 को जब जोड़ोगे, है ना, और डिफरेंस कितने का है यहाँ पे देखिए, 15-16 में डिफरेंस कितने का, 1 का। इसी 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15-16 कितना होता है, 31। और 31 का गुणा जब 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 31 ही आएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 31। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी बात क्लियर। तो हमने ये बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है। आप पहले चेक करिए कि ये भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है कि नहीं है। अब आप कैसे पता करोगे ये भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है कि नहीं, तो हमने वो बताया है। आप पहले ये देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है, क्या उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हो। यदि यहाँ पे उसका इसका स्क्वायर रूट लिखा है तो समझिए आप टेंशन फ्री। आप यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पे यदि उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और इस यक्ष का मान आपको निकालना है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप इन दोनों को जोड़ डालिए और इनके डिफरेंस से गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा, है ना। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है √1, हमने फिर बोला दूसरा टाइप है, 1 लिखा है। देखिए इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है। आप बोलोगे हाँ सर लिखा हुआ है, तो समझो ये भी भगवान की कृपा वाला क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना है, इस यक्ष का मान पूछा है, कुछ ना करिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए। 19 किसको, 21 और प्लस 19 को जोड़ लीजिए और इनके डिफरेंस से गुणा कर दीजिए। इनका डिफरेंस कितने का, 19 और 21 के बीच में गैप कितने का, 2 का। कितने का गैप, 2 का। आप कहोगे कितने का गैप, 2 का।
19 और 21 कितना होता है 40, कितना होता है 40, और इसी 2 से क्या करना है गुणा करना है 2 से, तो कितना आ जाएगा 40 दूना 80, 80 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जो भी गैप हो उसी से हमको क्या करना है गुणा करना है। तो पहले आप ऐड कर लीजिए 21 और 19 को, तो 21 और 19 को जब आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और 40 इसके गैप से हम इसका गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये पहला टाइप हुआ। तो पहले टाइप में आपको कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आप सबसे पहले तुरंत देखिए ये लिखा है कि नहीं, अगर इसका स्क्वायर रूट लिखा है तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। हाँ याद रखना ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपके समझाने के लिए हमने लिखा है। आप डायरेक्ट ऑप्शन में 31 और 80 लगाइएगा, क्योंकि इतना तो आप माइंड में कर सकते हैं, इतना तो कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं ना, तो लिखने की आदत आप छोड़िए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे, देखिए ये लिखा हुआ है तो हमने वही बात बताई। आप सबसे पहले चेक करिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आप कहोगे हाँ 1 लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर 1 लिखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, तो आपने कहा हाँ यस सर लिखा हुआ है, तो बस समझ लीजिए ये भी भगवान वाली कृपा वाला क्वेश्चन है। वहां पे इसका मान पूछा था 27 का, यक्स यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका मान पूछा है, तो कुछ मत करिए, है ना। जैसे लिखा इसको लिख लीजिए। लिखा क्या 1 प्लस एक्स अपान कितना लिखा है 30, है ना। हमने कहा ऐसे भी एक अज्यूम कर सकते हैं, नहीं अज्यूम कर पा रहे हैं तो और ऑप्शन से आप एक ले लीजिए, है ना। तो x का मान 1 रख दीजिए, तो 13 1 कम, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम x का मान 1 रख लेते हैं ऑप्शन से, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x का मान हमने ऑप्शन से 1 रख लिया, और अपान कितना हो जाएगा 13, 13 1 कम 13, और प्लस 1 और अपान में 13, तो कितना हो जाएगा 13 13 1 14, 14 अपान में क्या हो जाएगा 13, 13 14 अपान क्या हो जाएगा 13। हमने कहा क्या कहा था, हमने यही कहा था इन दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे 13 और 14 तो कितना आएगा, आप 14 और प्लस 13 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, और इनके डिफरेंस से गुणा कर दीजिए, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 1 का, तो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 13 और 14 कितना होता है 27, कितना होता है 27, तो क्या हुआ 27 आया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है ना। तो ये देखो 27 यहाँ पे लिखा है, तो आपने कहा हाँ यह 27 यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल इसमें भी पेन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर ऑप्शन से आप ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे लिखते 1 प्लस एक्स अपान में 13 आप लिख लेते। आप सोचो अगर यहाँ पे 3 रखते तो 3 रखते तो 13 1 कम 13, और 13 3 कितना होता है 13 3 16, है ना। और 16 में 13 जोड़ोगे तो कहाँ 27 आएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमको पता है ऑप्शन में एक ही ऐसी वैल्यू है, एक को रखोगे तो 13 1 कम 13 1 कम क्या हो जाएगा 13, और 13 1 14, तो क्या हो जाएगा 14 अपान 13, और इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 27। हमने कहा डिफरेंस से गुणा करना है, इस एक से गुणा करोगे तो 27 1 कम 27, देखो 27 आ गया, तो हाँ आपने कहा 27 आ गया, तो इसका मतलब एक्स का मान क्या होगा 1 ही होगा हमारा सही। तो हम ऑप्शन से लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए, तो एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं, आप माइंड में कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रख लिया तो 13 1 कम 13, 13 1 14 बटे 13 लिखा, 14 13 को जोड़ोगे देखो 27 आ रहा है, डिफरेंस क्योंकि 14 13 में एक ही का ही है ना। तो डायरेक्ट बिना पेन लगाए हम एक आंसर जो है लगा लेंगे। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है ना, इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है। एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकता हो, तो अकेले बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपसे कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन को आप पहले पढ़िए, है ना। पढ़ने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, है ना। हमने आपसे बताया है
कि एनटीपीसी में मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कोई भी चैप्टर, मान लीजिए रेशियो पढ़ रहे हैं, तो रेशियो के 7-8 टाइप पूछता है, तो 7-8 टाइप पे आप प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए, है ना। उस टाइप आपके माइंड में होना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगेगा। ज्यादा प्रैक्टिस, लोग कहते हैं किरण लगा डालिए, खूब प्रैक्टिस करिए, मैथ को डेली लगाइए, आप 30-30 प्रैक्टिस करिए, 50-50 पर डे क्वेश्चन लगाइए, इससे कुछ नहीं होता है। आपके पास कॉन्सेप्ट होने चाहिए, आपकी जो ग्रिप है वो हमेशा कॉन्सेप्ट पे मजबूत होनी चाहिए, आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए कि मजबूत होनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट की आपकी जब ग्रिप होगी तो क्वेश्चन कोई भी होगा फिर लग जाएगा। तो आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के पक्ष पे हम नहीं होते हैं, हम इस पक्ष पे होते हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में उस टाइप पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आपने अपनी ग्रिप अगर बना ली है ना तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सारे हो जाएंगे, है ना। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उतने समय में आप जीके देखिए, है ना, रीजनिंग देखिए, है ना। तो हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भैया पर डे आप जो है कोई प्रैक्टिस सेट लगाओ, कोई किरण लगाओ, कोई लगाओ। हम ये हमेशा कहते हैं, ऑफलाइन में भी कहते हैं कि आपकी एक ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, है ना, कि जिस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो उस टाइप पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। आप देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, है ना। मान लीजिए प्रॉफिट लॉस में 20-25 टाइप है एसएससी लेवल के, है ना, तो आप बस 20-25 टाइप के क्वेश्चन ही लगाइए, जरूरी नहीं है आप किरण के 350-400 क्वेश्चन लगाइए, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी बस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पे आपका ग्रिप है तो मैथ आप ये मानिए कम समय में बहुत अच्छा सीख सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सच मानिए, दिल से बता रहा हूं कि मैथ से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा मानना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ा तो यहां पे देखा तो हम यहां पे लिखा है तुलना में 10 दिन कम काम करता है। अगर ए को बी की तुलना में 10 दिन काम करता है ऐसा दिया है और ए तथा बी दोनों मिलकर, दोनों की बात किया है, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों का कंबाइंड दे दिया है, ठीक है। और ए की तुलना में बी की जब भी तुलना की बात हो जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से लगता है। कैसे लगता है भैया? ऑप्शन से लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से लगाइए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, ठीक, इतनी बात क्लियर। वो बोला है ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं, तो बी को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी को हम मान लेते हैं पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, तो बी मान लेते हैं 30 दिन में लगता है, ठीक, 30 दिन उसको लगते हैं। तो ए को बी से कितने दिन कम लगते हैं? 10 दिन कम लगते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो ए को कितना लगेगा? 20 दिन लगेगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? टाइम होता है। ये हमारा क्या होता है? बोलो भैया, ये हमारा टाइम होता है। इतनी बात क्लियर? ये हमारा टाइम होगा। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। एलसीएम का मतलब ये होता है जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो। तो 20 और 30 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 60। तो क्या होगा? 60। यही हमारा जो एलसीएम लेते, यही हमारा हो गया टोटल, बोलो भैया, वर्क। यही हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। अब ध्यान दीजिए, इसकी स्पीड निकालते हैं। तो जो स्पीड जो होती है वो पर डे आती है, तो 20×3 60, यानी ए जो है वो 3 काम पर डे करता है। प्रतिदिन कितना करता है ये? 3 काम। 20 से डिवाइड करो, 20×3 60। अब बी का निकालिए, 30×2 60, 30×2 60, तो 2 की स्पीड। तो अगर पूछे बी पर डे कितने काम करता है? 2 काम करता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? दोनों की कंबाइंड स्पीड अगर हम निकालें, ए प्लस बी की कंबाइंड स्पीड, तो 3×2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। यानी पर डे ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य करते हैं? 5 काम करते हैं, ठीक है। टोटल काम कितना है? 60। तो हम अगर 60 को डिवाइड 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12×5 60, 12 दिन में। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि दोनों पर डे 5 काम करते हैं, तो 60 काम टोटल करना है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 दिन में। यानी ए और बी दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे, 60 काम करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 12 दिन में। देखिए, क्या 12 दिन दोनों का लिखा हुआ है? क्वेश्चन तो लिखा है, आपने ध्यान से पढ़िए। यदि ए तथा
बी दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में। इसका मतलब ये 12 आ गया तो हमारा ऑप्शन ए सही है। जो हमने लिया था ऑप्शन वो हमारा क्या है, सही है। तो इस 12 को लाना होता है और सही है। ध्यान दीजिए, आपको 60 काम कराना है तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए और आगे चेक करना है तो 60 काम हो गए, 20 से कराइए 2 तो कितना आ गया, 30 दिन आ गया। देखिए कितना आ गया, 30 दिन। तो देखो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बस यहां ये करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं तक चेक करना है ना। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ना लिखिए, इतना कैलकुलेशन आप माइंड में कर सकते हैं। आपको पता है कि ऑप्शन से लेना, यानी 20 हम इसे 30 दिन में करता है, यानी जो है 20 दिन में करेगा। 20-30 कैल्शियम कितना होगा, 60, वही टोटल वर्क होगा इन दोनों का। तो हमको पता है 20 3 60 और 3 दूनी 5 स्पीड आ जाएगी। देखना, डिवाइड करना 5 से, 5 का से 60 का डिवाइड 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से लगाइए, है ना। लिखने की कम कोशिश करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और माइंड में ही कैलकुलेशन करिए। अगर माइंड में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी सच में, ठीक है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614.25 में बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और कॉन्सेप्ट समझने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा सीपी, हमने लिखा एसपी और हमने लिखा एमपी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये क्या हो गया, एनपी हो गया। एक बात ध्यान देना भैया, अगर आपको जो है सीपी से एसपी पे जाना है, ठीक है, तो आप फैक्टर का सीधा गुणा कर दीजिए। कैसा गुणा कर दीजिए, सीधा गुणा कर दीजिए, है ना। और आपको तो फैक्टर का कैसा गुणा करेंगे, सीधा गुणा। ये फैक्टर क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। और आपको अगर एसपी से एमपी पे, एसपी से सीपी पे आना है तो फैक्टर का कैसा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। कैसा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, ठीक है। ये जाने आने का तरीका होता है, सीपी से एसपी और एसपी से सीपी, ठीक है। इतनी बात के लिए फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर यदि आपको एमपी से एसपी पे आना है ना, सेलिंग प्राइस पे आना है मार्क प्राइस से, तो आपको फैक्टर का कैसा गुणा करना है, सीधा गुणा करना है। कैसा गुणा करना है, सीधा गुणा करना है। ये फैक्टर क्या होता है अभी बताएंगे। लेकिन आपको एसपी से एमपी पे जाना है तो फैक्टर का कैसा गुणा करेंगे, हम उल्टा गुणा करेंगे। कैसा गुणा करेंगे, उल्टा। ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है। सीधा गुणा क्यों करते हैं, उल्टा गुणा क्यों करते हैं, ये हम जब आपको प्रॉफिट लॉस हम पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, क्यों होता है, ठीक है। तब आपको हम क्लियर कर देंगे, ओके। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखिएगा, है ना, इतनी बात आपको क्लियर है ना, क्यों करते हैं, गुणा क्यों होता है ना, ये चीजें हम आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब फैक्टर क्या होता है, हम फैक्टर बताना चाहते हैं। जो सीधा गुणा किसका करोगे तो वो भी तो बता दें किसका करोगे, तो हम फैक्टर का गुणा करेंगे, है ना। ये फैक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, कभी आप याद करना, कभी कहता है कि 25% जो है प्रॉफिट पर बेचता है, तो आपको अगर 25% प्रॉफिट का फैक्टर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, 25% जोड़िए 100 में तो 125/100, यही हमारा हो गया फैक्टर। इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर बोले 25% हमको लॉस पर बेचता है तो लॉस का फैक्टर बनाएंगे तो 100 में से घटाओ 25 तो कितना हो जाएगा, 75, 75/100, इसी को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। यही फैक्टर होता है, इसी का उल्टा और सीधा गुणा होता है। कैसे, मान लीजिए आपको उल्टा गुणा करना है तो 75 नीचे हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, और सीधा गुणा करना है तो ऐट जैसे लिखा है वैसे ही गुणा आप कर दीजिए।
इतनी बात क्लियर। तो ये फैक्टर वाली बात हम बताए हैं कि फैक्टर होता क्या है, और जब हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि हम उल्टा सीधा गुणा क्यों करते हैं, ये भी बात हम आपको बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ देखना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, मैथ के क्वेश्चन में कुछ बातें छिपी होती हैं। हमने क्या बोला, कुछ बातें क्या होती हैं, छिपी होती हैं, है ना। वो कहना नहीं चाहता, वो समझना होता। जैसे आप लोगों से कोई कहता नहीं, आप समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है ना, समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। कभी कभी आपको पता चल जाता है ना, कि आप फोन ही पे समझ लेते हैं और फोन ही पे बता देते हैं कि कौन सा कलर का क्या पहने हो, है ना। तो ये चीज ध्यान, क्वेश्चन का जो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर इतने में बेचता है, इतने रुपये में बेचता है, ये दिया है सेलिंग प्राइस। अच्छा इतनी बात क्लियर। और 25% की छूट देता है अंकित मूल्य पर। तो 25% की अगर छूट देता है तो छूट हमेशा किस पर देगा, मार्क प्राइस पर देगा। किस पर देगा भैया, मार्क प्राइस पर देगा। और प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। इतनी बात क्लियर। तो क्रय मूल्य पर हमेशा प्रॉफिट या लॉस होगा, इतनी बात क्लियर। और डिस्काउंट छूट की बात करेगा तो किस पर होगा, एमपी पे होगा, मार्क प्राइस पर होगा। तो ध्यान दीजिए, तो हम लिखे यहां पे सीपी, यहां पे लिखें एसपी और यहां पे लिखें एमपी, ध्यान दीजिए, है ना। अब वो बोला है कि 25% की छूट देता है, तो छूट कहां देगा, एमपी पर तो ही देगा। हमने भी बताया छूट की जब भी बात आए तब भी समझ लीजिएगा कि एमपी की बात हो रही है। तो क्या देगा, 25% की का छूट देगा। तो आप अगर 25% के छूट का फैक्टर बनाओगे तो क्या बनेगा, 75/100। इतनी बात क्लियर। जब छूट देकर बेचता है तो कितने पे बेचता है, 614। तो सेलिंग प्राइस क्या दे रखी है वैल्यू में, रुपये में 614.25 ये दे रखा है, सेलिंग प्राइस 25 ये वैल्यू में दे रखा है ना। अब आपको क्या करना है, बेचता है। अब आपको एमपी पे जानना है, वैल्यू एमपी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये फैक्टर दे रखा है, तो हमने कहा था एसपी से आपको एमपी पे जानना है, तो फैक्टर का गुणा कैसा करोगे, उल्टा गुणा करोगे। तो इसमें उल्टा गुणा कर दो तो यहां पे पहुंच जाओगे, यानी 100 कहां होगा, ऊपर होगा, और 75 कहां होगा, नीचे होगा। ये हो गया 75। इतनी बात क्लियर। अब हम काटते हैं, देखिए 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से गुणा करो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10 के 0, है ना। इतनी बात क्लियर। 4 चौक 16, 16 1 17, 4 1 कम 4, 4 1 5, 4 6 24, 24। इतनी बात क्लियर, पॉइंट लगा है, ये हटा दो। तो ये जो आ गया हमारा 2457, क्या आ गया 2457। तो ये जो 24 और 57 है, ये हमारा एमपी आ गया वैल्यू में। इतनी बात क्लियर। अब वो क्या कह रहा है समझो यहां से, इतनी बात क्लियर। ये हमारा आ गया मार्क प्राइस। अब 2457 पर बेचता है ना। अब वो कह रहा क्वेश्चन ध्यान दो, यदि उसने छूट की पेशकश ना की होती, तो छूट दिया तभी तो जो है 614.25 में बेचा। अगर छूट ना देता तो यानी 2457 में बेचता। कितने में बेचता, 2457 में। सॉरी अभी 3 से डिवाइड करना भूल गए हैं, जरा कर लें। 3 नीचे लिखा हुआ है ना, तो 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लें। तो 3 तीनों 8 24 और 3 1 कम 3, 3 9 27। तो कितना आ जाएगा, 819 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 819। तो एमपी आ जाएगा 819। 3 से जो है डिवाइड करना भूल गए थे, तो ये आएगा एमपी। अब आएगा 819। हमने यहाँ जो 3 लिखा था, तो 3 को 2457 को हम डिवाइड नहीं किए थे, तो 3 से 2457 को जब आप काटोगे तो 819 आएगा। तो ये हमारा आ गया मार्क प्राइस, 819 रुपया क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब ध्यान दीजिए, तो यानी जब ये 25% की छूट देता तब 614.25 में बेचता, और यदि छूट ना देता तो 819 में बेचता है। जब मार्क प्राइस पे ही बेचता, बोला है यदि छूट की पेशकश ना की होती तो कितने बेचता, वैल्यू में 819। तब उसे 17% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होगा, सीपी पे। तब उसे कितना, यानी 819 का बेचता तो उसे कितना होता, 17% का क्या होता, प्रॉफिट होता।
17% का क्या होता, प्रॉफिट होता। यानी ये हो 117% की वैल्यू दे रखी है ना, तो इतने में बेचता तो 117% का प्रॉफिट होता, यानी 819 है ना। 117%, इसको सीपी मान लो 100 और 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के 17 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 117। तो 117% की वैल्यू क्या दे रखी है, 819। ये समझ में आया, 117% की वैल्यू क्या दे रखी है, 819। और आपसे पूछा क्या है, सीपी कितना माना है, 100 डिवाइड बाय 100। इतनी बात क्लियर। अब आप इसको कर लीजिए, है ना, ध्यान दीजिएगा। 9 से काटे, है ना, 9 से, तो 9 एक कम 9, 9 3 27, ठीक है। तो देखिए 9 एक कम 9, कितना बचा 2 और 7 27, 9 त्रिक 27, 9 नवा 81, 9 एक कम 9, कितनी बात कर, और 13 सते 91, 13 सते 91, तो कितना आंसर आ गया, 700। कितना आंसर आ गया, 700। तो इसका 700 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें बस इतना समझना था, यदि उसने छूट ना दिया होता तो कितने बेचता, 819। उसको इसने एमपी कहा, तब उसे 17% का लाभ होता है, डायरेक्ट 17% एमपी की इनडायरेक्ट बात कर रहा है, ये चीज हिडन है ना। तो 117% की वैल्यू ये दे रखी है, तो 100% की वैल्यू ये हम निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 700। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर इसका कैलकुलेशन अगर इतना ना करना चाहे तो बहुत आसान, अगर ऑप्शन हम ले लें, तो ऑप्शन अगर हम ले लें, थोड़ा सा बता दें, समझ लीजिए, अगर हमको करना होता तो हम ऐसे ही करते। तो आप ध्यान दीजिए, 700 है, इतना सीपी है, और 17% का लाभ होता, आप निकालिए, तो 17% लाभ होता, सीपी पर ही तो प्रॉफिट लॉस होगा, हमने बताया लाभ प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर। तो 700 सीपी हमने लिया ऑप्शन से, और 117% हो जाएगा, 17% लाभ पर 117% आप निकाल लीजिए। तो आप जैसे ही निकालोगे, 2 0 काटेंगे और 7 का 117 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, 819 क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस, इतने में ही बेचता है ना। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते थे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो ये लिखा हुआ है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हों। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकें। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए, है ना, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, उन पंक्तियों की, क्या बोला है, उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, कैसी संख्या ज्ञात करना है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा, ये बात हिडन है कि ज्यादा से ज्यादा जब पेड़ लगाएंगे पंक्तियों में तभी तो न्यूनतम संख्या होंगी। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगेंगे हर एक पंक्ति में, ठीक है, कुछ ना करिए, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है हर पंक्ति में, तो कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिए, ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 और 56 और 72 को काटेगी, है ना। ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी, देखिए क्वेश्चन में पहले, है ना, तो एचसीएफ ले लीजिए। तो हमने कहा, लिखे पहले, लिखा है 24 और कितना लिखा है 56 और कितना लिखा है 72, है ना। तो इसमें बोला है पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात की, जिसने यानी कि पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ आएंगे, लगाना पड़ेगा, तभी तो न्यूनतम संख्या होगी पंक्तियों की, है ना। हमने देखा कि ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है, तो हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 8 त्रिक 24, यानी कि आम के कितनी पंक्तियां बनेंगी, 3 पंक्तियां बनेंगी। इसको 8 से डिवाइड करिए, है ना, 8 छंग 48, 8 सते 56, 7 पंक्तियां, कितने, तो जो है लिखा हुआ है सेब की कितनी पंक्तियां, 7 पंक्तियां, है ना। इसको भी 8 से डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 9 72, 9 72, तो कितने, संतरे की कितनी पंक्तियां, 9 पंक्तियां। टोटल पंक्तियां जोड़ दीजिए, है ना, तो 7 3 10, 10 9 19, कितना 19, तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 19 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना।
तो कुछ नहीं करना होता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे है ना, और यहाँ पे लिखा उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, तो न्यूनतम संख्या कब होगी, जब हर एक पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड करे, तो उसका HCF ले लीजिए। और हमने वो माना 8, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर दिया, तो ये पंक्तियों की संख्या है, आ जाएगी, इसको जोड़ लेंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। और ध्यान दीजिए, तो इतना भी मत करिए, है ना, आप इसको इस तरह से ना करिए। आप ध्यान दीजिए, आपको करना कुछ नहीं, आप पहले 24, 56 और 72 को जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे, देखो 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 के 2, है ना, ये कितना हो गया, हासिल आया 1, 8, 8 5 13, 13 2 15, कितना आ गया, 152 आ गया। टोटल कितना आ गया, 152 आ गया। अब टोटल को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, आप टोटल को ही 8 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो कितना होगा, 8 एकम 8, 8 9 72, तो 19 आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। एक आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त खींचा गया है। अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। आयत का क्या बोला है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, एरिया हमको निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले ध्यान सुनिए। ये कह रहा है एक आयत है, हम आयत को बना लेते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक। इतनी बात क्लियर, ये आयत है, हो गया बोला है, ठीक। और फिर कहा है आयत के अंदर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। कितना, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त खींचा गया है, तो मान लीजिए ये सेंटर है, और हमने ये देखो अर्धवृत्त खींच दिए क्या आयत के अंदर, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो ये रेडियस हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस, ये भी तो हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। और उस आयत के अंदर 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक अर्धवृत्त, इसका एरिया दिया है, अर्धवृत्त का एरिया दे रखा है। तो टोटल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये पूरे वृत्त का एरिया होता है, आधे का दिया है, तो इसका कर देंगे हाफ। कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना दे रखा है ना। इतनी बात क्लियर। तो ध्यान दो, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। ये 2 इस पार गुणे में है, उस पर इस पार भाग में, उस पार गुणे में चला जाएगा, तो 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500। कितना हो जाएगा, 2500, क्योंकि 1225 का दूना कितना होता है, 2500 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। ये आ जाएगा आर स्क्वायर का मान, है ना। तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाओगे, यहां पे लगाओगे, इधर चपकाओगे, तो इसका स्क्वायर किसका होता है, 50 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 50 का। तो आर का मान क्या आ गया, 50 आ गया। यानी आर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये हो गया 50, तो ये भी हो गया 50, तो ये भी क्या होगा 50। इसका मतलब है ये भी तो क्या हो जाएगा 50, तो ये भी क्या हो जाएगा 50। अब ध्यान दीजिए, इसका कितना दिया है 100, ये कितना है 50। अब क्या पूछा है, अर्धवृत्त का व्यास आयत की लंबाई के संपाती है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होता है क्षेत्रफल, L इंटू बी होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी। तो कितना दिया है, लंबाई दिया है 100, इसका कितना दिया है चौड़ाई 50, है ना, L इंटू बी। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 एक कम 5, कितना आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हमारा सही आंसर होगा, है ना। तो इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिखिए मत, आप इसको डायरेक्ट कर लीजिए। कैसे, हम पढ़ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन देखो 1250 दिया है, तो फुल व्रत का कितना होगा, तो आपको पता चल जाएगा, पूरे व्रत का होगा 2500। कितना हो जाएगा 2500, 2500 तो पाई से पाई कट जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। तो ये इसका दिया 1250, तो 1200 हमको कितना आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया,
और ये दुगना है बटे 2, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। 2500 r बराबर कितना 50, तो हम ऐसे ही 50 मान लेंगे, है ना, पेन लगाने की जरूरत नहीं। तो 50, इसका रेडियस 50 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 100, और ये क्या हो जाएगा 50, है ना। तो लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी, है ना, ये चौड़ाई दे रखी है, ये लंबाई दे रखी है, तो L इंटू बी होता है, उसी को गुणा कर दिया और आंसर आ गया। तो इसमें भी पेन लगाने की आपकी आवश्यकता नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पल्लवी और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। ये पल्लवी है और ये कोमल है, इनकी आय का, इनकम का रेशियो दे रखा है कितना 5:4 दे रखा है। उनके व्यय एक्सपेंडिचर का रेशियो देखिए क्या दे रखा है 2:1 दे रखा है, 2:1 देखा। यदि उनमें से प्रत्येक प्रतिमाह 6,000 रुपया बचाता है तो पल्लवी की आय याद कीजिए। ठीक है, हम अभी आपको सॉल्व करना बता रहे हैं, लेकिन सॉल्व नहीं, ये सब कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, है ना। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, कह रहा है वो कितना बचाता है। तो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर आप जो कमा रहे हैं, कमाने के बाद जो खर्चा निकाल देंगे, इनकम से एक्सपेंडिचर अगर घटा देंगे तो सेविंग आएगी। तो देखिए सेविंग कितना कर रहा है, 5 में से 2 गया 3, यानी पल्लवी 3 रेशियो सेविंग कर रही है। और देखिए कोमल कितना कर रहा है, कर रही है 4 में से 1 गया 3, कोमल भी 3 रेशियो सेविंग कर रही हैं। अब देखिए वैल्यू में प्रत्येक प्रतिमाह यानी पल्लवी भी और कोमल भी कितना 6,000 रुपया बचाते हैं, 6,000 दोनों बचाते हैं। तो यानी 3 रेशियो की वैल्यू में, तो रेशियो में कितना सेव कर रही है पल्लवी 3 रेशियो, वैल्यू में कितना सेव कर रही है 6,000, कितना सेव कर रही है 6,000। तो 3 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 6,000 रुपया। तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी, 3 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2,000 रुपया। कितना हो जाएगा 2,000 रुपया। क्या पूछा है, तो पल्लवी की आय बताइए। तो आय यही तो है, यही तो इनकम का रेशियो है पल्लवी की। तो 1 रेशियो बराबर 2,000 रुपया, तो 5 रेशियो बराबर 5 दूनी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10,000 रुपया। कितना 10,000 रुपया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। तो ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं करना, देखो 4 से 2 गया, 5 से 2 गया 3 बचा, 4 से 1 गया 3 बचा, 3 रेशियो की वैल्यू कितना दे रखा है 6,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2,000, तो 2 पंची 10। तो आप डायरेक्ट ही ऐसे कर दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना, डायरेक्ट हमको 10,000 दिख रहा है। ठीक है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोर्ड मार्क्स लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या करना है देखिए 5 चिक्कम 5 पचहम 25, क्योंकि भाग है तो आपको भाग करना है ना। तो क्या हो जाएगा 5 चिक्कम 5 पचहम 25, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। आप कहोगे सर ये नीचे है, तो नीचे लिखे, ऐसे नहीं, ये ऐसे लिखा है 1/5 को भाग करना है 1/25 से। ध्यान दीजिएगा, तो ये 25 चला जाएगा यहाँ, तो ये 1 चला आएगा यहाँ। तो आप ध्यान दीजिए इसको लिखेंगे 25/5, तो क्या हो जाएगा पचहम 25, 5 आया तो ऊपर 5 आया कि नहीं 5 आया, वही माइनस के 5 हमने लिख दिया। ओके क्लियर, इतनी बात। अब ये सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, है ना, 3 त्रिक्का 9। ध्यान दीजिए अब 14 तिया कितना हो जाएगा 42, 42 को 10 से अगर भाग दोगे कितना आ जाएगा 4.2, 4.2। इतनी बात क्लियर। अब यहां पे आइए, है ना, प्लस, अब ये चीज देखिए, ये सॉल्व करिए, है ना, नहीं और इसको सॉल्व कर लीजिए 3 त्रिक्का 9। अब देखो 2 पंची 10, 2 सत 14, 2 सत 14, तो कितना हो गया ध्यान दीजिए 4 तिहाई 7 त्रिक 21, 21 को आपको 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 5 से आप डिवाइड करोगे तब कितना आएगा, 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 चौको 20, है ना, 5 चौको 20, और क्या हो जाएगा कितना आएगा, और 5 दूनी 10, यही ही आएगा, है ना, यही आएगा। ठीक है, इतनी बात। आगे देखिए 3 दूनी 6, और यहां गुणे में है तो 2 चौको 2 दूनी 4, इतनी बात क्लियर। तो कितना होगा 7
एकम 7, ये 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 0.7, क्या हो गया 0.7, है ना। फिर ध्यान दीजिए इधर क्या होगा माइनस, ये करेंगे डिवाइड 10 से तो क्या हो जाएगा 2.5, क्या हो जाएगा 2.5। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करिए, ये देखो जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ दो तो 4 2 6, 6 और 5 2 7, तो क्या हो जाएगा 6.7 हो जाएगा। माइनस लगा दो, ये माइनस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5.7। अब 6.7 से 5.7 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो आप इसी को ऐसे ही सॉल्व करना है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। एक बार फिर से ध्यान दीजिए इस पे, है ना, कैसे करना है फास्ट, है ना। देखो 5 25, तो हमने ये देखो 5 रख दिया, माइनस लगा दिया। अब देखो 3 त्रिका 9, क्लियर, 14 तिया 42, और 10 से 42 को भाग दोगे क्या आ जाएगा 4.2 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात। देखो 3 दूनी 6, अब देखो ये भाग में है तो 2 दूना 4, और देखो 2 पंची 10 आ गया, तो 7 को 10 से भाग दोगे तो 0.7 आ गया। अब ये सॉल्व कर लो, हमने माइनस लगा दिया। अब इसको भाग दोगे क्या 2.5 आएगा। अब इन्हीं को आपस में जोड़ घटा लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 AB प्लस BC प्लस CA बराबर 47 एंड ABC का मान 15 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, है ना। इसमें 3 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम बताते हैं आपको। कुछ पहले हम बातें बताते हैं, फिर फार्मूला बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली चीज तो आपको पता है, क्या क्या पता है कि a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे क्या a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होता है एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का क्या होता है ab प्लस bc प्लस का ca। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर, ये होता है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। इसको जरा हम और बताना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। हम एक बार इसका भी फार्मूला लिखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या होता है, सुनिए ध्यान ध्यान दीजिए, इतना हो गया -2ab प्लस के bc प्लस के ca होता है। इतनी बात क्लियर। अगर हम इस फार्मूला को हम अगर जोड़ के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हम ये चीज लिख सकते नहीं लिख सकते, देखो इसका फार्मूला a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस abc 3abc इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस का c। इतनी बात क्लियर। यहां पे हम ये चीज लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी एक यहां पे और 2 यहां पे, इनको जोड़ दो तो एक ये 2 एक कितना हो जाएगा 3, 3ab प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो एक ये वाला और एक वाला जोड़ के हमने 3ab प्लस बी सी प्लस सी लिख दिया। आप ये बात याद कर लीजिए, बस डायरेक्ट वैल्यू आप रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ये देखिए, है ना क्वेश्चन को। तो हमने क्या बताया है, क्या वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए किसमें a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस 3abc, है ना, abc इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए प्लस बी प्लस का सी, फिर हमने क्या बताया क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस का bc प्लस का ca, है ना, यही तो हमने बताया है। आप डायरेक्ट लिखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है, तो हमको पता है इसका मान हमें क्या निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस एबीसी का मान कितना दे रखा, देखो 15 दे रखा है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45, तो एबीसी का मान 15 और यहाँ पे 3, 15 तिया 45 हो गए, इतनी बात क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है 14, कोई दिक्कत नहीं, ये 14 हो गया, इतनी बात क्लियर। अब ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 14 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 14 का यहां पे लिखिए होल स्क्वायर, इतनी बात क्लियर। माइनस 3, माइनस का क्या लिखना है, माइनस 3ab प्लस bc प्लस ca, है ना, ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना दे रखा है 47, तो 47 का 3 से गुणा करिए, है ना, तो 7 आप देखो ab प्लस bc प्लस ca का मान कितना दे रखा 47, और 47 को 3 से आप गुणा करिए, इसका मान कितना दे रखा है 47, और इसको 3 से पहले गुणा करिए आप, है ना, तो क्या लिख सकते हैं 7 21 और 4 12, 12 2 14, कितना हो गया, ये हो गया, इतनी बात क्लियर। आप इतना समझ में आया, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 45, है ना, हम आप इसको उस पार ले जाते हैं डायरेक्ट, नहीं क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ये प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, कितना होता है 196, और माइनस के 141 आप घटा दीजिए, है ना, तो इसमें से 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बताइए 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, है ना, तो आप कहोगे 5 बचेगा, कितना बचेगा 55, यहां पे घटाने के बाद कितना बचेगा 55, तो इनटू में क्या हो जाएगा 55, और माइनस के इधर कितना हो जाएगा माइनस के 45, ये वाला प्लस में है, इधर जाएगा किसमें हो इधर प्लस, इधर माइनस में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस का 45। आप 14 का गुणा 55 से करिए, है जा, तो आप पता ये निकालना 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 70 7 77, कितना आ गया 77, इतनी बात क्लियर। और प्लस का ये क्या 45 आप जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, आप 70 में 45 जोड़िए, है ना, तो कितना आ जाएगा 70 में 30 जोड़ोगे तो आप हो जाएगा 8, और उधर कितना 15, यानी 800 कितना 15, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ है 815 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं, ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, कई बार रिपीटेड है ना, इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट याद करा दिया है, इसको आप याद कर लीजिए, सबकी वैल्यू रख लीजिए, इसका 45 14 इसका मान एबीसी का मान कितना दे रखा 15, 15 45 हो जाएगा, ये 14 14 का स्क्वायर, हमने इसका मान और 3 टाइम तो 3 से गुणा करके हमने यहाँ पे 141 लिख दिया है, इसका स्क्वायर 196 होता है, 141 से 96 जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 55, हमने वही 55 को रख दिया है। ये इधर का माइनस का 45 है, इधर जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा, इतनी बात क्लियर। ये किसमें हो जाएगा प्लस का 45 हो जाएगा, तो इधर माइनस में है बराबर के उस पर जाएगा प्लस का 45, तो हमने 11 पंचे 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70 7 77 हमने लिख दिया, है ना, और 45 ऐड कर दिया, तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा 815 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, इतनी बात समझ में आई। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना, ये बात हमने पूरी बता दिया कि ये चीज कैसे हुआ है, हमने ये भी आपको समझा दिया है, ठीक है, ये चीज भी आप याद कर लीजिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, हमने फिर बताया है कि मैथ जो होता है उस क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है ना, फिर उसको आप उसी के अनुसार सॉल्व करिए, है ना। मैथ कठिन नहीं होती है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, जितना मतलब ये समझ लीजिए आप जो है पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हैं, है ना। आपने के जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में मैथ में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, बस ये याद रखना है कि जितने टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे टाइप प्रैक्टिस हम कर लें।
अच्छे कॉन्सेप्ट में हम लोगों की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। आपकी पकड़ जितनी अच्छी कॉन्सेप्ट पे होगा उतने जल्दी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, और कम समय में। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, कैलकुलेशन माइंड में ही करिए, है ना। पेन ये तो हम लगाते समझाने के लिए हम करते हैं, आप पेन का यूज मत करिए। कोई क्वेश्चन देखिए तो सोचिए क्या कह रहा है, माइंड में कैलकुलेशन करिए, तो आपका देखेंगे कैलकुलेशन कितनी तेज हो जाएगी, ठीक है। और बहुत सारे तरीके हैं, है ना, हमने फिर बताया है, मैथ लगाने का कोई पर्टिकुलर एक ही तरीका नहीं, कई सारे तरीकों से हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या है, हम बहुत सारा बता नहीं सकते, एक क्वेश्चन को हम कई तरीकों से बताएंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा, है ना। हम क्या, और हमने ये भी बताया कि 70% मैथ जो है ऑप्शन से लगाई जा सकती है, तो लगाई जा सकती है ना। बस क्या है, तुमको आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा, आप जितना अच्छा वर्क करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, देखते हैं। साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 कॉस एक्स, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप इसको जरा लिखते हैं, ये 3 है, इसको हम इस पार ले जाएंगे, ये 3 को इस पार ले जाएं तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इक्वल टू, ये माइनस का 3 प्लस में जाएगा तो 3 प्लस के अंडर रूट 3, हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक। एक बार इसको हम जरा यहां लिख के बताते हैं, ध्यान दीजिए, ये पूरा इस पार जाएगा, साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो माइनस 3x कॉस एक्स को ऐसे हम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, देखो, यानी लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, प्लस में जाएगा तो क्या है, अंडर रूट 3 कॉस एक्स है, लिखा है, फिर क्या लिखेंगे, प्लस का 3 कॉस एक्स लिखेंगे, तो ये 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो वही हमने लिख दिया 3 प्लस अंडर रूट 3, और कॉस एक्स यहाँ है, कॉस एक्स यहाँ है, हम कॉमन ले लेंगे, तो लिख दिया एक बार कॉस एक्स, इतनी बात क्लियर। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख लिया है ना, ये कॉस एक्स है, यहाँ पे भी कॉस एक्स है, तो हमने ब्रैकेट के बाहर एक बार लिख लिया, कॉमन ले लिया, ठीक, इतनी बात क्लियर। क्योंकि यहाँ पे गुणा करोगे कॉस एक्स का तो यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ भी कॉस एक्स हो जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, हमने इतनी बार डायरेक्ट लिख दी है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है क्या, ध्यान दीजिए, ये देखो यहाँ पे गुणे में है, अगर इस पार आएगा ये गुणे में है, अगर इधर आएगा तो भाग में जाएगा, नहीं जाएगा, यानी डिवाइड में चला जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3, इतनी बात क्लियर। ये डिवाइड में आएगा, इस पार आएगा जो बराबर के, है ना, इतनी बात क्लियर। तो ये 1 अपान क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 3, ध्यान दीजिए। और यहां पे क्या है, कॉस एक्स, और ये इधर आएगा तो किसमें, नीचे चला जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। और तो आपको पता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट एक्स, यही तो मान पूछा है इसी का। तो यार ध्यान दीजिए, इतनी बात क्लियर। कहीं देखो ऑप्शन में ऐसा लिखा है तो आपने देखा ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपोजिट से आप इस पे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, है ना। तो आपको ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पे गुणा करोगे 3, और यहाँ प्लस है तो माइनस लगा के अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए, है ना। तो आप देखेंगे ऊपर 1 में गुणा करोगे तो 3 माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 1 में करोगे तो क्या बचेगा, 3 माइनस अंडर रूट 3 ही बचेगा। आप नीचे गुणा करोगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और b का स्क्वायर करना है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या 3 ही तो आएगा। ध्यान दीजिए, अंडर रूट 3 स्क्वायर करो, 2 बार गुणा करना, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करोगे तो ये रूट रूट कट जाएगा, क्या आएगा 3 ही आएगा। तो जब अंडर रूट 3 का हम स्क्वायर करेंगे, देखो एक ये है, एक इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, तो 9 में से 3 गया कितना बचा 6, तो अपान में क्या आएगा 6। देखिए किसी ऑप्शन में ऐसा है, हाँ आपने देखा यहाँ पे लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। ये तो हो गया सॉल्व करने का तरीका। आपको इतना भी कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना था, आप बस इतना करते, क्या करते, है ना, इतना भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिखिए मत, है ना। हमको पता है क्या, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या s बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3, क्या लिख सकते हैं c cos हो गया, ठीक है। ये इस पार आएगा तो अपान में आ जाएगा 3 प्लस
√3 इक्वल टू, ये अपान में नहीं आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C अपान, और ये इधर चला गया इसके नीचे यस, और C अपान यस क्या होता है, हमने बताया cos थीटा अपान sin थीटा बराबर क्या होता है, यही तो होता है cot थीटा, क्या होता है cot x, यही तो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके अपोजिट से गुणा करना है, तो हमने कहा यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस √3 से गुणा ऊपर नीचे कर दो, 3 माइनस √3 से गुणा कर दो, तो 3 माइनस √3 देखिए किस ऑप्शन में लिखा, देखा 2 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसका सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ये देखो, एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस लगा दोगे तो क्या आ जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा यही, तो आप नीचे कितना आ जाएगा, यानी ऊपर यही रहेगा, और इसको जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6, तो 3 माइनस √3 अपान 6 कहां लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इतना आप माइंड में भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु ए बी और सी केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित हैं। आप पहले सर्किल खींचिए, ध्यान दीजिए, ए बी पर अब पूछा ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर, मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर का केंद्र ओ है, क्या स्थित है ए बी सी, तो मान लीजिए यहां ए है, यहां पे बी है, यहां पे सी है, ठीक है। अब ए बी सी केंद्र वाले वृत्त पर स्थित है, यदि ए सी बी, कोण ए सी बी की बात किया है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, इसकी बात किया है, कितना दे रखा है 46.5 डिग्री दे रखा है, तो लघु वृत्तखंड ए बी पर बने कोण, लघु वृत्तखंड यानी ए बी की बात कर रहा है, तो ये बी है, याद रखना, ये ए है, ये बी है, तो ए बी पर बने कोण, तो यहां इसकी बात कर रहा है, बने कोण की माप ज्ञात कीजिए, कुछ नहीं करना, इसका निकालना है, हमने बताया इसका दुगना ये होता है हमेशा, वही हमारा आंसर होगा, तो 5 का दुगना क्या होगा 10, और 46 का दुगना कितना हो जाएगा, अब 45 दुना 90 है ना, और 2 और ये कितना हो जाएगा 3 93, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा 93 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका दुगना ही हमारा होता है ये कोण, है ना, तो इसका दुगना कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, मार्ग को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी या 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस अथवा परिवहन के इन दोनों माध्यमों का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय ज्ञात कीजिए, है ना, टाइम निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक वैल्यू ये दे रखी है, दूसरी वैल्यू ये दे रखी है, ये रेल की बात कर रखा है और ये किसकी बात कर रखा है, बस की बात कर रखा है। अगर रेल और बस की बात कर रखा है, बीच में पढ़ेंगे यदि परिवहन के इन दोनों माध्यमों यानी रेल और बस दोनों की बात किया है का उपयोग कर 4.5 घंटे में 260 किलोमीटर की यात्रा तय की है ना, तो याद रखना जब एक वैल्यू दे रखी हो, दूसरी वैल्यू दे रखी हो, दोनों की बात करें, मध्य बीच की दोनों की बात अगर की जाए तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन एक मेथड होता है ना, तो आप एलिगेशन कब लगाएंगे, जब बीच की वैल्यू दे रखी हो और इधर एक ये वैल्यू दे रखी हो, दूसरी वैल्यू दे रखी हो, दोनों के बीच की वैल्यू अगर दे रखी हो तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिए, एलिगेशन लगाने के कुछ नियम और शर्त हैं। एलिगेशन जब आपको हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा कि एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कहां लगाया जाता है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिखता है एलिगेशन लग रहा, फिर भी हम कुछ बातें पकड़ के एलिगेशन लगा सकते हैं ना। ये सब बातें हम एलिगेशन बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एलिगेशन टॉपिक पे, है ना। तो ध्यान दीजिए, एलिगेशन के कुछ नियम है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है, वहां पे भी प्रॉफिट दिया है, तो बीच में भी प्रॉफिट ही होना चाहिए। अगर लॉस की बात यहाँ की है, वहां की है, तो बीच में भी लॉस की बात होनी चाहिए। यानी तीनों का नेचर जो होता है वो सेम होना चाहिए। ये एलिगेशन का रूल है। तो देखते हैं, अब याद करिए, हमने कहा तीनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम। तो ये क्या है, रेल है, ये क्या है, बस है।
रेल 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और बस कितने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। इतनी बात क्लियर है ना, समझ में आया? फिर ध्यान दीजिए, इन दोनों माध्यमों का उपयोग कर 4.5 घंटा में इतने किलोमीटर की यात्रा तय करती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहां अगर स्पीड रखा है, यहां स्पीड रखा है, तो जो यहां पे वैल्यू रखेंगे इनके बीच की, वो भी स्पीड ही रखेंगे, है ना। तो जरा ये बात दे रखी है तो इनसे हम स्पीड निकालते हैं। आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। आप कहोगे हाँ, डिस्टेंस कितना दे रखा है, 260 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है, 4.5 घंटा दे रखा है, 4.5 घंटा दे रखा है ना। तो आप अब देखिए ये स्पीड आ गई कि नहीं आ गई, तो हमको पता है यहां स्पीड तो यहां स्पीड, हम इसको ऐसे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए 4.5 जो है इसको जरा हम क्या कर लेते हैं, पूर्ण संख्या बना लेते हैं, जिससे हमें गुणा भाग करने में आसानी हो, है ना। तो ध्यान दीजिए, तो हम 4.5 को यानी यहां अगर 2 से गुणा करेंगे नीचे अपनी तरफ से, तो हमारी मजबूरी बन जाएगी कि ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 4.5 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कहो हाँ, यस हो जाएगा, 4.5 दूना 9। इसका करोगे तो 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 5, 520 हो जाएगा। तो स्पीड कितनी आ गई दोनों की, 520 आ गई। तो दोनों माध्यमों का उपयोग कर हमने ये स्पीड निकाली। तो यहां भी स्पीड है, यहां भी स्पीड है, तो हम लिख सकते हैं 520 अपान में 9। इतनी बात क्लियर, हमने ये 9 लिख दिया। ठीक है, ये स्पीड हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब इनको हम घटा देंगे। अब इनको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। घटाने का तरीका है, यहां 9 है तो आप यहां भी 9 से गुणा करिए, यहां भी 9 से गुणा करिए, और यहां भी 9 से गुणा करिए। तो आप जब यहां 9 से गुणा करोगे तो ये 9 कट जाएगा। इतनी बात क्लियर, यहां से यहां गुणा करिए, 9 सते 63, कितना आ गया, 630 आ गया। इतनी बात क्लियर, कितना आ गया, 9 सते 63, 630 आ गया। यहां पे चलिए, 9 8 72 के 2, 9 चौक कितना हुआ, 36, 9 चौक 36, 36 में 7 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 36 में अगर 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36 4 40 है ना, और 3 43, कितना आ जाएगा, 432 आ जाएगा। तो यहां का मान 432। हमने कहा है बड़े से छोटे की ओर घटाते हैं, तो यहां देखा आपने 630 से छोटा 520 है, 520 से छोटा 432 है, तो हम इधर को घटाएंगे। ओके, चलो घटाइए। 630 से 520 गए तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। इतनी बात क्लियर। अब 520 से 432 घटाना है, तो 520 यहां लेंगे, ढाई 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया, कितना बचेगा, 8। यहां से लेंगे, क्या हो जाएगा, 11, 11 में से कितना गया, 3, तो 11 में से 3 गया, कितना बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8, 4 से 4 कोई मतलब है नहीं, तो इसको घटा लिया। इतनी बात क्लियर। आप देखिए, काटिए आप, 11 1 कम 11, 11 8 88, अब 2 से काटिए, 2 चौक को 8, 2 पंची 10, तो ये 4:5, ये 4:5 ये रेशियो आ गया। तो 4:5 रेशियो आ गया। अब ये रेशियो किसका आया है, ये जो रेशियो आएगा वो टाइम का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा, है ना। तो टाइम का रेशियो आएगा, है लास्ट क्वेश्चन, तो जरा सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये टाइम का रेशियो आएगा। तो टाइम का रेशियो कितना दे रखा है, 9। कितना दे रखा है, टोटल 9। 9 रेशियो टोटल टाइम दे रखा है, वैल्यू में कितना दे रखा है, 4.5 घंटा। तो ध्यान दीजिए, तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 घंटा, है ना। इतनी बात के लिए तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी आधा घंटा आ जाएगी, नहीं आ जाएगी भाई, 9 का आधा दे रखा, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधा घंटा। आपको निकालना क्या है, तो बोला है उसकी बस से तय की गई यात्रा का समय, बस से, तो बस का ये है, एक बस का रेशियो कितना दे रखा है, 5 का आपको वैल्यू निकालना है।
तो 5 रेशियो की वैल्यू, 1 रेशियो बराबर आधा घंटा, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटा, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2 घंटा, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2.5 घंटा। कितना हो जाएगा 2.5 घंटा, यानी 2 घंटा कितना 30 मिनट। तो ये हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आसान से थे, है ना। हर एक क्वेश्चन लगाने के कई सारे तरीके हैं, तो उनको हमने आपको बताया, है ना। हम और सारे भी तरीके लगा सकते हैं, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में फिर सारा समय चला जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस करा रहे हैं, आप करिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।